हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखते हैं मैथ के सवाल जो कि मैंने कई चैप्टर्स को कंबाइन करके लिया हुआ है। तो अगर आपको ये सवाल आते हैं तो एक बार आप इनको सॉल्व कीजिए पहले, फिर इनका सॉल्यूशन का आंसर आप देखिए, ठीक है ना। और नहीं आते तो आप समझने का प्रयास करिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है। बहुत ही आसान सवाल है। हमको समीकरण ज्ञात करना, वो भी द्विघात समीकरण बन के आएगा क्योंकि इसके दो ही मूल हैं, 1/2 तथा 1/3। जिसमें दो मूल होते हैं उसे द्विघात समीकरण, जिसमें तीन मूल होंगे उसमें त्रिघात समीकरण बनेगा। तो पहला हल करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, पहला मूल है 1/2, दूसरा मूल है 1/3, यानी अल्फा बराबर कितना दिया है 1/2 और बीटा बराबर दिया है 1/3, और हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र याद होना चाहिए। समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में x प्लस अल्फा बीटा, यानी x² माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट में x प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ से देखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/3 x प्लस 1/2 गुणे 1/3। इसको हल करेंगे तो x² माइनस, इसको देखेंगे 3 2 5 कितना आ जाएगा 5/6 x प्लस 1/2। यहाँ पे कैलकुलेशन तो आसान से आप कर सकते हैं। अब 6 कॉमन लेकर हल कर दो इसको तो 6x² माइनस 5x प्लस 1, यही इसका द्विघात समीकरण बन जाएगा। हमको समीकरण बनाना है तो हमें जीरो बराबर लेकर चलना पड़ेगा। तो ये बटे में जो 6 है उधर जीरो बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, इसका आंसर हो गया पहले सवाल का। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा है x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होंगे। x सप्ताह है और x दिन है, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे। बढ़िया सवाल है। तो देखिए x सप्ताह यानी आपको पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो x सप्ताह में 7x दिन, तो 7x दिन तो हो गए x सप्ताह में, क्योंकि एक सप्ताह में 7 डेज। तो x सप्ताह में, अरे 2 में 7 का गुणा 2 से, 3 में 7 का गुणा 3 से, तो x में 7 का गुणा x से। x दिन और भी है, तो इसके अलावा 7x और एक x दिन ये वाला जो अलग से दे रखा है, तो टोटल कितने दिन हो गए 8x दिन, यानी x सप्ताह तथा x दिनों में कुल 8x दिन होंगे। अगला क्वेश्चन x ये 6 अनुपाते क्वेश्चन मार्क समानुपाते 5 फिर अनुपाते 35 में लुप्त पद क्या है, हमें यहाँ पे कौन सा पद है ये बताना है। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले मान लो यहाँ पे x लिखा है, तो 6 अनुपाते x समानुपात 5 अनुपात 35। तो पता होना चाहिए समानुपात का नियम क्या कहता है, पहले का चौथे से गुणा हो जाता है, दूसरे का तीसरे से हो जाता है। यहाँ पे पता होगी 6 गुणे 35 बराबर x गुणे 5। इसको हल कर लो, 5 से काटो, 5 सते 35, 7 छंग 42 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया 42 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती कहने का मतलब है, मध्यानुपाती जानते होंगे कि इनके बीच मध्यानुपात ज्ञात करना। जैसे जो अनुपात होता है यहाँ पे ये 6 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 35, तो इनमें बीच वाले को मध्यानुपात कहते हैं। तो दो ही पद हैं, दो ही पदों में मध्यानुपात निकालना होता है। तो 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपात कितना आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 0.02 गुणे 0.32, इनका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, 0.64, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इनको गुणा कर लेते हैं अच्छे से। 0.02 गुणे 0.32, तो गुणा कराएंगे तो 32 दूनी 64 हो गया, 2 अंक इसमें दशमलव के, 2 अंक इसमें दशमलव, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 0.0064 आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी 0.08,
ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका मध्य अनुपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु ज्ञात करो। तो औसत आयु क्या होती है? औसत आयु के लिए क्या करेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 32, 36, 46 सभी को जोड़ लेते हैं। 32 प्लस 36 प्लस 46। हाँ, और हमें इनकी औसत आयु ज्ञात करनी है। तो कितने हैं? 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं, तो इनकी संख्या से भाग कर देते हैं, तो यही औसत निकल आता है। जितने भी संख्या हो उनका जोड़ करो और जितनी संख्या हो उनसे भाग करो, वही उसका औसत होता है। जोड़े 2 6 8, 6 14, 3 1 4, 3 7, 4 11। देख लो जोड़ सही है ना? 6 2 8 6 14, 4 3 7 3 10 11 सही है। अब इसमें 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिकोण 9, 2 बचा, 3 8 24। इसका आंसर 38 आ जाएगा, मतलब 38 वर्ष इन तीनों की औसत आयु है। अब 2 क्वेश्चन और बचे, इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? यानी 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या लेना, सिर्फ सम वाली संख्या है। तो 2 4 6 8 10, इसी तरह हमको 50 तक जाना है। 50 तक जाना है तो सम संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब इनका जोड़ कितना होगा और बटे में इनकी संख्या से भाग करेंगे। तो ध्यान से देखो, अब इनको हम पहले जोड़ लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 50, इन सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डैश डैश प्लस 25। अब 2 कॉमन है बाहर। अब ये पता होना चाहिए 1 2 3 4 25 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ये सूत्र याद होगा हमको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस होते होते n तक अगर संख्या जाती हैं, यानी n पदों का योगफल, n पदों तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है? ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। तो इसी तरह इनको जोड़ लेते हैं। कितनी है यहाँ पे? देखो 1 2 3 4 क्रम से सारी संख्या है, इसमें सम दोनों आ रही हैं, 1 2 3 4, वैसे ही जैसे शुरुआत जो सूत्र रहता है वैसे ही संख्या बन गई है वाली। तो n कितना है? 25, टोटल 25 संख्या है। ब्रैकेट 25 प्लस 1 मतलब 26 बटे में 2, 2 से काट लो, 13 बार में कट जाएगा, तो आएगा 2 गुणे 13 गुणे 25 कर लो। चलो लिख देते हैं वैसे ही, 13 गुणे 25। तो ये तो आ गया कितना? ये आ गया हमको सारी संख्याओं का योगफल, 2 से 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आ चुका। लेकिन हमें निकालना है इनका औसत। क्या निकालना है? हमें इनका औसत निकालना है। तो औसत बराबर कितना हो जाएगा? सारी संख्याओं का जोड़ जितना हो बटे में सारी संख्याओं का भाग। तो सारी संख्याओं का जोड़ इतना आ रहा है, 2 गुणे 13 गुणे 25। संख्याएं कितनी थी टोटल? 50 तक की संख्या है ना, लेकिन इसे 25 संख्या है क्योंकि सम वाली संख्या दी गई, तो 25 से भाग चला जाएगा। तो 25 से 25 कट जाएगा, मतलब 13 दूनी 26, 26 आएगा इनका औसत। 2 से 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आएगा? 26 आना चाहिए, 26 आएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लिखा है, दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% बढ़े। यानी देखो ध्यान से, दाल पहले जो भी रेट था उसका, उसमें रेट बढ़ चुका, उसका रेट 30% बढ़ गया है। तो क्या हुआ? अब रेट 30% बढ़ गया, तो अगर दाल का रेट 30% बढ़ा है तो हमारे खर्चा भी तो बढ़ गया समझो। क्योंकि हम अगर दाल खरीदने, जहाँ पहले हम मान लो 100 रुपये लेकर जाते थे तो हमको कुछ दाल मिल जाती थी, अब चूंकि दाल का रेट बढ़ चुका है तो 100 रुपये में दाल तो मिलेगी लेकिन उससे कम मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिल सकती, क्योंकि 30% दाल का रेट बढ़ चुका है। तो हम कह रहे हैं कि हम तो कितना खर्चा कम करना पड़ेगा, मतलब जितना रुपए पहले लेकर जाते थे उससे केवल 10% अगर ज़्यादा लेकर जाएं तो अब कितना हमको दाल कम मिलेगी, ये कम खर्च उसका आएगा। देखिए
दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% हो। खर्च तो बढ़ेगा लेकिन हम सोचते ज्यादा ना बढ़े, खाली हमारा खर्च 10% ही बढ़े, तो हम खाना कम कर दें। ये कहने का मतलब तो कितना खाना कम कर दे, कितना दाल की मात्रा घटा दिया जाए भोजन में, ताकि दाल तो 30% रेट बढ़ चुका है लेकिन हम अपना खर्च खाली 10% ही बढ़ाएं, है ना। तो समझते हैं, देखो मान के चलो पहले दाल 100 रुपए किलो आती थी। दाल का पहले का मूल्य कितना था, पहले दाल 1 किलो 100 रुपए में मिल जाती थी। 1 किलो कह दो या फिर 1 यूनिट कह देते हैं, ठीक है। पहले 1 यूनिट दाल 100 किलो मिलती थी, 100 रुपए में मिलती थी। लेकिन 30% दाल वृद्धि हो चुकी है, दाल का रेट बढ़ चुका है। तो अब कितने में दाल मिलेगी, 1 यूनिट अब मिलेगी 130 रुपए की। वही दाल जो पहले 100 रुपए की मिलती थी 1 यूनिट, अब वही दाल 130 रुपए की मिलेगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि पहले क्या था कि 100 रुपए का 1 यूनिट मिलता था दाल का, दाल की मात्रा। अब तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, 1/100 यूनिट, तो 130 रुपए में। अब क्योंकि वही दाल है तो 130 रुपए उसका रेट बढ़ चुका। तो अब देखते हैं कि कितना मिलेगी 130 रुपए में। तो 1/130 गुणे 100 यूनिट। लेकिन हम कितना खर्चा बढ़ाते हैं, हम 130 नहीं खर्चा करना चाहते। ध्यान से देखो, 100 रुपए की 1 यूनिट मिलती थी, ठीक है। अब 1 रुपए में 1/100 यूनिट मिलेगा। अब क्या होगा, 130 रुपए में मिलेंगे तो 100/130 यूनिट मिलेगी। लेकिन हम 130 नहीं खर्चा कर रहे हैं, हम सिर्फ खर्चा कितना कर रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि 110 रुपए में कितनी मिलेगी। तो 110 रुपए में कितने मिलेगी, 110 रुपए में मिलेगी 100/110। देखिए समझते हैं ढंग से इसको, देखो लिखा है। अब क्या हुआ कि 130 रुपए में कितना मिलेगा, 1 यूनिट मिलेगा दाल। अब 130 रुपए में 1 यूनिट मिलेगी, जहां पहले 100 रुपए में 1 यूनिट मिलती थी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमें 130 नहीं खर्चा करना अपना, हमें 30% खर्चा नहीं बढ़ाना, हमें सिर्फ अपना खर्चा 10% बढ़ाना है। यानी हम 110 रुपए में ही जितने मिलेंगे उतने ले आएंगे। तो 110 रुपए में कितनी मिलेगी, तो 110 रुपए में मिलेगी 110/130। अरे 130 रुपए में 1 यूनिट, तो 1 रुपए में 1/130 यूनिट, तो 110 रुपए में 110/130 यूनिट। यानी इतने यूनिट दाल हमको 110 रुपए में मिल जाएगी और हम इतना ही खर्चा करेंगे। हम अपना खर्चा 30% तक नहीं ले जाना चाहते, हम सिर्फ 10% बढ़ा देंगे। जितना पहले था 100 रुपए मिलता था, 100 रुपए रेट था, हम 100 रुपए दिलाते थे। लेकिन अब रेट बढ़ चुका है 130 रुपए, तो हम 130 की नहीं लाएंगे, हम सिर्फ 10% बढ़ा के नहीं 110 रुपए में ही जितनी मिलेंगे उतनी लाएंगे। तो खर्चा कम, खपत कम कर देंगे, दाल को कम लाएंगे। तो इसको हल किया गया 11/13, कितना आया, 11/13 यूनिट ही हम खाएंगे। अब जहां पहले कितना खाते थे, पूरा पूरा 1 यूनिट खाते थे, अब हम 11/13 यूनिट ही खाएंगे। ये कम है, पहले के अपेक्षा कम खाएंगे। तो कितना कम खाएंगे, तो खपत में कमी, खपत में कितनी कमी कर दी है। तो पहले जहां हम 1 खाते थे अब हम 11/13 ही खाएंगे। तो कितनी कमी हो गई, ये कमी हो गई 2/13 यूनिट की। 2/13 यूनिट हमने कम खाना शुरू कर दिया। तो परसेंटेज में बताओ अच्छा कितनी कमी हो गई, तो प्रतिशत कमी। हमसे क्वेश्चन कह रहा है ना कितने परसेंट, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो प्रतिशत कमी देखो, तो प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी क्या होगा, 2/13 गुणे 100। अरे कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक कम, प्रारंभिक खर्च। प्रारंभिक कितना खाते थे, प्रारंभिक में हम 1 यूनिट खाते थे, तो बटे में 1। हल करो इसको, तो 200/13, चाहो तो इतने में ही परसेंट लगा दो, या फिर 13 एकम 13, 7 20, 7 मतलब 13×5 = 65,
15 सही 5/13%, इतने परसेंट की हमने खपत कम कर दी है। मतलब जहां हम पहले चीनी को 100 रुपए में 1 किलो लाते थे, चीनी का रेट भी 100 रुपए का था, 100 रुपए में 1 किलो मिलती थी। हम 1 किलो कह दो या फिर 1 यूनिट कह दो, 100 रुपए में 1 यूनिट मिलती थी, तो हम 100 रुपए में ही 1 यूनिट ले आते थे। अब क्या हुआ, रेट बढ़ गया, चीनी हो गई 130 रुपए की यूनिट। तो हम 130 नहीं खर्चा करना चाहते, हम खाली अपना खर्चा 10% ही बढ़ाएंगे। हम 110 रुपए में ही जितनी चीनी मिलेगी उतनी चीनी लाएंगे। तो कितनी मिलेगी अब 130 की 1 यूनिट हो गई है, तो 110 में कितनी मिलेगी, 110/130 मतलब 11/13 यूनिट मिलेगी। इतने यूनिट से ही हम काम चलाएंगे, बाकी अब नहीं ज्यादा नहीं खाएंगे चीनी। तो कितनी कमी कर दी है, पहले 1 खाते थे, अब 11/13 खाएंगे, मतलब 2/13 खाएंगे। कितने परसेंट की कमी कर दी है, इतने इतने की कमी करना, तो परसेंटेज की कमी मतलब उतने में गुणे 100 बटे में जितना पहले खाते, पहले कितना खाते थे, प्रारंभिक मूल्य प्रारंभिक खपत एक यूनिट था, तो 1 से भाग किया गया, तो हल करा गया, तो इतने परसेंट की कमी हो गई। ठीक है ना। तो थोड़ी देर इसको, बढ़िया सवाल था, इसको ध्यान देना है सबको। फिर हम कुछ आगे सवाल भी देखते हैं।